एक शांत कमरे में बैठी लड़की अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पर उंगलियां चलाए जा रही थी। उस कमरे में सिर्फ उसके कीबोर्ड की आवाज आ रही थी। लड़की की उंगलियां इतनी तेज चल रही थीं कि उसकी उंगलियों की रफ्तार को बता पाना मुश्किल था। दूध सा सफेद रंग, आंखों में जीत का जुनून, चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस अपने काम को लेकर रुतबा। तो ये है हमारी कहानी की मेन फीमेल लीड रोल, खुशी मल्होत्रा। मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ खुशी ने आज अपनी दम पर अपने पापा विक्रांत मल्होत्रा की कंपनी को ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचा दिया था। खुशी अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी कि उसका डोर नॉक हुआ। खुशी आवाज सुनते हुए बोली, कौन है, आ जाओ। नौकर अंदर आते हुए बोलता है, मैम, बड़े साहब की तबीयत खराब हो रही है, उन्होंने आपको बुलाया है। अपने पापा की तबीयत के बारे में सुनकर खुशी ने जल्दी से लैपटॉप बंद किया और सीधे अपने पापा के कमरे की तरफ भाग गई। खुशी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने बेड पर लेटा एक बूढ़ा आदमी, जो शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, वह खुशी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। खुशी आगे बढ़कर उनके पास बैठ गई। इस टाइम खुशी की आंखों में बेहिसाब आंसू थे। उसके चेहरे पर अपने पापा को खोने का डर था। खुशी रोते हुए बोली, पापा, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैं बोल रही हूँ, हॉस्पिटल चले चलिए। तुम भी तो मेरी बात नहीं मान रही हो। मैंने बोला था शादी कर लो। विक्रांत जी खुशी की तरफ देखते हुए बोले। खुशी विक्रांत जी की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन पापा, आप तो जानते हैं मैं किसी से शादी करना नहीं चाहती, फिर भी आप। हाँ, तो मैं भी हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता। विक्रांत जी अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए बोले। खुशी कुछ बोलने को हुई, लेकिन विक्रांत जी दोबारा बोले, खुशी, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं, वरना मैं अपनी सारी दौलत अनाथों के नाम कर दूंगा और उसके बाद मेरा तुमसे भी कोई रिश्ता नहीं रहेगा। याद रखना, सिर्फ 3 दिन। विक्रांत जी के मुंह से रिश्ता खत्म करने वाली बात सुनकर खुशी को तो कोई सदमा ही लग गया। अब खुशी के मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। खुशी अब कमरे में रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए वह कमरे से बाहर आ गई। खुशी ने अपना फोन निकाला और अपने मैनेजर को फोन लगाने लगी। मैनेजर ने 3 रिंग में ही फोन उठा लिया। खुशी, मुझे शादी करनी है, कोई लड़का है? मैनेजर खुशी की बात सुनकर थोड़ा डरते हुए बोला, मैम, लड़का है, लेकिन। खुशी गुस्से से, मुझे कुछ नहीं सुनना, उसे कल मेरे ऑफिस में भेजो, और हाँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझे, वरना। खुशी ने इतना बोलकर फोन काट दिया और अपने कमरे में चली गई। खुशी कमरे में पहुंचकर अपने पापा की बातों के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते ही उसे नींद आ गई। अगली सुबह खुशी जल्दी ही उठ गई। उसने उठते ही अपना लैपटॉप उठाया और मेल चेक करने लगी। लगभग आधा घंटा मेल चेक करने के बाद वह उठकर फ्रेश हुई और फिर नाश्ता करने के लिए आ गई। खुशी ने जल्दी से नाश्ता किया और फिर ऑफिस के लिए निकल गई। थोड़ी ही देर में खुशी मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सामने खड़ी थी। खुशी ने अपना ब्लैक चश्मा ऊपर किया और ऑफिस के अंदर जाने लगी। ऑफिस में बैठे सभी लोग खुशी को देखकर खड़े हो गए, लेकिन खुशी को उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। खुशी सीधे अपने केबिन की तरफ बढ़ गई। खुशी अपने केबिन में आकर बैठ गई। उसके सामने उसका मैनेजर हाथों में फाइल लिए खड़ा था। खुशी उसकी तरफ देखते हुए बोली, कौन है वो? मैनेजर फाइल खुशी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मैम, उसका नाम आदित्य है, अभी कुछ दिन पहले ही हमारी कंपनी में ज्वाइन हुआ है। ठीक है, भेजो उसे। खुशी फाइल का पेज पलटते हुए बोली। खुशी पेज पलटते ही जा रही थी, लेकिन एक पेज पर उसके हाथ रुक गए जब उसने आदित्य की फोटो देखी। आदित्य की फोटो देखकर खुशी के हाथ रुक गए। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। खुशी अभी आदित्य की फोटो देख ही रही थी कि उसके केबिन का दरवाजा फिर नॉक हुआ। खुशी ने दरवाजे की तरफ देखा तो देखती ही रह गई। 23 साल का लड़का, 6 फुट हाइट, नीली आंखें और एकदम परफेक्ट मस्कुलर बॉडी। खुशी उसे देखकर कहीं खो गई। लड़का आगे बढ़कर उसके सामने आते हुए बोला, मैम, आपने बुलाया? खुशी अपने सेंस में वापस आते हुए बोली, हाँ, वो मुझे तुमसे काम था। आदित्य जी, कहिए। खुशी, तुम्हारी शादी हो गई? आदित्य चौंकते हुए बोला, व्हाट, शादी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आदित्य की बात सुनकर खुशी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह आदित्य की तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए बोली, तुम इसे पढ़ लो। आदित्य ने फाइल खुशी के हाथों से ली और पढ़ने लगा। आदित्य जैसे जैसे फाइल पढ़ रहा था, उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे, क्योंकि फाइल में लिखा था,
कि उसे खुशी से शादी करनी होगी और बदले में उसे 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके साथ साथ शादी की कुछ शर्तें इस तरह थीं। इस शादी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होगा। इस शादी के बाद आदित्य खुशी के घर पर रहेगा। ये शादी सिर्फ 1 महीने के लिए होगी और 1 महीने के बाद खुशी जब चाहे तब वह आदित्य को तलाक दे सकती है। ये शादी सिर्फ खुशी के घर वालों को दिखाने के लिए होगी। आदित्य ने फाइल पढ़ी तो उसके चेहरे के सारे भाव गायब हो गए। एक तरह से खुशी उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहती थी, जिसमें आदित्य को सिर्फ 3 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। फाइल पढ़ने के बाद आदित्य खुशी की तरफ देखते हुए बोला, ये सब किस लिए खुशी? मैं तुमसे 1 महीने के लिए ये एग्रीमेंट करना चाहती हूँ और बदले में तुम्हें 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। आदित्य ने कुछ सोचते हुए फाइल पर साइन कर दिए और फिर फाइल खुशी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, कल कहाँ आना है? खुशी, सुबह 10 बजे कोर्ट में, और हाँ, तुम्हें मेरे घर पर ही रहना होगा। खुशी की बात सुनकर आदित्य ओके बोलकर केबिन से बाहर निकल गया। आदित्य ने अपना सारा काम खत्म किया और फिर सीधे घर की तरफ चला गया। आदित्य जैसे ही घर में घुसा, उसके पीछे से आता हुआ एक लड़का बोला, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, बहुत से काम हैं। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि आदित्य का दोस्त विशाल खुराना था। आदित्य विशाल को ओके बोलकर अपने कमरे की तरफ चला गया। आदित्य जल्दी से फ्रेश हुआ और फिर बाहर आ गया। आदित्य को देखकर विशाल पानी पीते हुए बोला, आज बहुत खुश लग रहा है, क्या बात है? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, कल मैं खुशी से शादी कर रहा हूँ। आदित्य की बात सुनते ही विशाल के मुंह से सारा पानी बाहर निकल गया। वह चौंकते हुए बोला, क्या बोल रहा है तू? तुमने सोचा है कि अगर ये बात वहां पता चल गई तो क्या होगा? आदित्य विशाल के पास आते हुए बोला, लेकिन ये बात बताएगा कौन? विशाल कुछ बोलता उससे पहले ही आदित्य ने उसको सोफे पर बिठा दिया। विशाल को सोफे पर बिठाते हुए आदित्य बोला, बस 1 महीना, और वैसे भी मैंने तुमसे कहा था कि 2 महीने तक तुम मेरी कोई बात कहीं नहीं बताओगे। लेकिन आदित्य विशाल को चुप कराते हुए, लेकिन बेकिन कुछ नहीं, मैं कल से खुशी के घर जा रहा हूँ और 1 महीने तक सारा काम मैं वहीं से करूँगा, समझे? विशाल अब चुप रहने के अलावा कर भी क्या सकता था, इसलिए वह चुप हो गया। दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। आदित्य ने अपने कमरे में आकर एक फोटो निकाली और बेड पर लेटकर उसे देखते हुए अपने आप से बोलने लगा, तुम चाहे इसे कॉन्ट्रैक्ट कहो या कुछ और, लेकिन ये आदित्य ठाकुर तुमसे वादा करता है कि मैं इस शादी को जरूर निभाऊंगा। इतना बोलकर आदित्य ने उस फोटो को अपने सीने से लगा लिया। कुछ ही देर में आदित्य नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह आदित्य और खुशी दोनों कोर्ट के सामने खड़े थे। खुशी और आदित्य दोनों एक साथ कोर्ट के अंदर गए। दोनों ने कोर्ट में जाकर साइन किए और एक दूसरे को माला पहनाते हुए एक फोटो निकलवाया और फिर बाहर आ गए। शादी करके आदित्य के चेहरे पर बेशुमार खुशी थी, लेकिन खुशी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। खुशी ने आदित्य को अपनी कार में बिठाया और घर के लिए निकल गई। थोड़ी ही देर में खुशी और आदित्य दोनों घर पर आ गए। खुशी के पापा विक्रांत जी न जाने कब से खुशी के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि खुशी के मैनेजर ने उन्हें खुशी की शादी के बारे में बता दिया था। विक्रांत जी ने जैसे ही खुशी की गाड़ी की आवाज़ सुनी, वे बाहर आ गए। खुशी और आदित्य ने विक्रांत जी को देखकर उनके पैर छू लिए। विक्रांत जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और फिर घर के अंदर ले आए। आदित्य को देखते हुए विक्रांत जी बोले, बेटा मैंने तुम्हें कहीं देखा है। आदित्य थोड़ा घबराते हुए, अरे नहीं नहीं, आपने मुझे कहाँ देखा होगा? आदित्य की बात को बीच में ही काटते हुए खुशी बोली, पापा, आदित्य हमारी कंपनी में ही जॉब करता है। विक्रांत जी, हाँ मैंने इसे कंपनी में ही देखा था। विक्रांत जी की बात सुनकर आदित्य अपने मन में बोला, मैंने कंपनी अभी 20 दिन पहले ही ज्वाइन की है और इन्होंने मुझे कंपनी में देखा, वाओ। खुशी आदित्य का हाथ पकड़ते हुए बोली, पापा हम अभी फ्रेश होकर आते हैं। इतना कहते हुए खुशी आदित्य को अपने कमरे की तरफ ले जाने लगी। खुशी के इस तरह हाथ पकड़ने की वजह से आदित्य चौंक गया। खुशी आदित्य को कमरे में लाते हुए बोली, मेरे पापा को हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आदित्य, मैं कौन सा तुम्हारे पापा को इसके बारे में बताने वाला हूँ। खुशी, ठीक है, अब ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। आदित्य मुंह बनाते हुए, ओवर एक्टिंग, और वो भी मैं?
आदित्य मुंह बनाते हुए बाथरूम में घुस गया। खुशी ने आदित्य का सारा सामान एक कबर्ड में रख दिया और बेड पर बैठ गई। आदित्य थोड़ी ही देर में बाथरूम से बाहर आया। आदित्य को बाहर आता देख खुशी उसे देखती ही रह गई, क्योंकि इस टाइम आदित्य सिर्फ जीन्स पहने था। खुशी अपने सेंस में वापस आते हुए जोर से बोली, ये सब क्या है? कहाँ क्या है? आदित्य बोला, तुमने शर्ट क्यों नहीं पहनी? आदित्य अपनी शर्ट पहनते हुए बोला, क्योंकि मैं कभी भी नहाने के बाद बाथरूम में शर्ट नहीं पहनता। खुशी गुस्से से, तो ये रूम मेरा भी है। आदित्य, हाँ तो मैंने कब मना किया? तुम भी मेरी तरह बिना शर्ट के घूम सकती हो। खुशी, व्हाट? आदित्य, मेरा मतलब तुम कैसे भी रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। खुशी समझ गई कि आदित्य से बात करना मतलब दीवार में सिर मारना, इसलिए वह चुप हो गई। खुशी अपने आप में बड़बड़ाते हुए बाथरूम में चली गई। आदित्य ने अपने बाल सेट किए और फिर सोफे पर बैठकर अपना फोन चलाने लगा। खुशी नहाकर जब वापस आई तो आदित्य उसे देखता ही रह गया। खुशी के भीगे हुए बाल और उनसे टपकता पानी आदित्य को मदहोश कर रहा था। आदित्य की नज़र खुशी से हट ही नहीं रही थी। खुद पर कंट्रोल करने के लिए आदित्य दूसरी तरफ देखने लगा। खुशी बेचारी इन सब बातों से अनजान होकर अपने बालों को संभालने में लगी थी। कुछ ही देर में खुशी ने आदित्य की तरफ देखा, जो दूसरी तरफ मुंह करके फोन चला रहा था। खुशी आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, चलो। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, अरे आप कहें तो इस दुनिया के किसी भी कोने में भी चले जाएं। बोलिए कहाँ चलना है? खुशी गुस्से से, ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, नीचे चलो। आदित्य, चलिए हम आते हैं। आदित्य इतना कहकर मुस्कुराने लगा। आदित्य की बातें सुनकर खुशी का गुस्सा तो बढ़ ही रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। खुशी अपना सर पीटते हुए नीचे आ गई। आदित्य भी उसके पीछे पीछे नीचे की तरफ आ गया। विक्रांत जी डाइनिंग टेबल पर बैठकर उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। खुशी और आदित्य को आता देख विक्रांत जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जो अगले ही पल कुछ सोचते हुए चली गई। खुशी और आदित्य आकर विक्रांत जी के बाजू में बैठ गए। विक्रांत जी एक फाइल को खुशी के सामने रखते हुए, ये क्या है? बोलो, क्या तुम्हें ये सब मजाक लगता है? खुशी ने जैसे ही फाइल देखी तो वह चौंक गई, क्योंकि ये फाइल कोई और नहीं बल्कि उसकी और आदित्य की शादी की कॉन्ट्रैक्ट फाइल थी। खुशी कुछ सोचते हुए बोली, पापा आपने मुझसे शादी के लिए कहा था, आपने ये नहीं कहा था कि ये शादी जिंदगी भर के लिए होनी चाहिए। खुशी, आपको ये शादी कोई मजाक लगती है? विक्रांत जी थोड़ा तेज बोले, आपको जो समझना है समझिए, लेकिन अब ये शादी 1 महीने के लिए ही है। खुशी बोलती हुई वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगी। खुशी के जाते ही विक्रांत जी आदित्य की तरफ देखते हुए बोले, बेटा तुम। आदित्य विक्रांत जी के हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, अंकल आप ठीक पहचान रहे हैं। विक्रांत जी, आदित्य बेटा मेरी बेटी नासमझ है, उसकी गलतियों को माफ कर देना। आदित्य, अरे अंकल आप ये क्या बोल रहे हो? मैं उससे प्यार करता हूँ, ये शादी उसे कॉन्ट्रैक्ट लगती है, लेकिन मेरे लिए ये सच में शादी है। विक्रांत जी, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम कभी भी मेरी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होने दोगे। विक्रांत जी की बातें सुनकर आदित्य मुस्कुराता हुआ कमरे की ओर जाने लगा। आदित्य जैसे ही कमरे के सामने आया तो उसके कदम अपने आप रुक गए। जब आदित्य की नज़र लैपटॉप पर काम कर रही खुशी पर गई, आदित्य कुछ देर तक बाहर खड़ा खुशी को देखता रहा। खुशी को जैसे ही महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, उसने अपना सर उठाकर देखा, लेकिन सामने कोई नहीं था, क्योंकि आदित्य खुशी के देखने से पहले ही छिप गया था। किसी को ना देखकर खुशी वापस अपने काम में लग गई। आदित्य मुस्कुराते हुए दीवार के पीछे से निकला और कमरे का गेट खोलते हुए अंदर चला गया। आदित्य ने कमरे का गेट काफी तेजी से खोला था, जिससे कमरे में शोर हो गया था। क्या है, धीरे से नहीं खोल सकते? खुशी गुस्से से बोली, अरे आप कहो तो हम बिल्कुल धीरे से खोल दें। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, व्हाट? अरे आप नहीं समझी, लेकिन स्टोरी पढ़ने वाले सब समझ गए। इतना बोलकर आदित्य जोर जोर से हंसने लगा। खुशी की कुछ समझ में नहीं आया, इस वजह से वह चुपचाप बैठकर सोचने लगी कि आदित्य ने क्या कहा था अभी, लेकिन उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। आदित्य बेड पर लेटकर खुशी की हर हरकत को देख रहा था और अपने आप में ही मुस्कुरा रहा था। खुशी ने जब आदित्य को हंसते हुए देखा तो वह पूरी तरह से चिढ़ गई।
खुशी पैर पटकते हुए बेड पर आकर बैठ गई। खुशी बेड पर बैठकर आदित्य की तरफ देखने लगी। खुशी को ऐसे देखते देख आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, अरे ऐसे ना देखो, प्यार हो जाएगा। खुशी, प्यार? और वो भी तुमसे? औकात देखी है अपनी? आदित्य, अरे हम आपके पति हैं, तो हमारी औकात तो आपसे बड़ी ही होगी। खुशी गुस्से से, ये सिर्फ 3 करोड़ के लिए आए हो तो उस हिसाब से रहो। आदित्य मुस्कुराते हुए, हम तो आपके पति के हिसाब से रहेंगे, आपको जो समझना है समझो। आदित्य की बात सुनकर खुशी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन फिर वह अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए बोली, जाओ जाकर सो जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ, दिमाग है तुम्हारे पास। आदित्य मुस्कुराते हुए, खुशी गुस्से से, क्या? आदित्य, चलो छोड़ो, लेकिन तुम्हें क्या लगा कि मैं बाकी स्टोरीज की तरह जाकर सोफे पर सो जाऊंगा और तुम आराम से बेड पर सो? खुशी गुस्से से, तो क्या मेरे साथ सोओगे? आदित्य, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी तो हमें आपस में बंटवारा कर लेना चाहिए। खुशी, बंटवारा? आदित्य, हाँ बंटवारा। देखो, एक दिन सोफे पर तुम सो जाना और एक दिन मैं, और आज हमारी सुहागरात है तो आज तो तुम ही सो जाओ सोफे पर। खुशी को बहुत तेज नींद आ रही थी, इसलिए उसने बहस करना ठीक नहीं समझा। खुशी ने एक ब्लैंकेट उठाई और जाकर सोफे पर लेट गई। आदित्य खुशी को देखता ही रहा। खुशी किसी खरगोश की तरह दुबक कर सो गई। आदित्य भी बेड पर लेटकर खुशी को देखते हुए सो गया। अगली सुबह खुशी रोज की तरह जल्दी उठ जाती है और रोज की तरह लैपटॉप निकालकर अपना काम करने लगती है। आदित्य बेचारा बेखबर सो रहा था, लेकिन खुशी के लैपटॉप की किटकिट की आवाज सुनकर उसकी नींद खराब जो हो रही थी। आदित्य गुस्से से कहता है, हु डोंट वांट हिज जॉब? कौन अपनी नौकरी नहीं चाहता? आदित्य की इतनी तेज आवाज सुनकर खुशी चौंकते हुए कहती है, व्हाट? खुशी की आवाज सुनकर आदित्य को एहसास होता है कि वह कहाँ है। आदित्य को कल की सारी बातें याद आ जाती हैं। आदित्य उठकर बैठ जाता है और खुशी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग बेबी, गुड मॉर्निंग। खुशी गुस्से से, अभी तुम किसे नौकरी से निकालने को बोले थे? तुम्हें। आदित्य मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हैसियत देखी है अपनी? खुशी गुस्से से, अरे बेबी, कल तो हमने हैसियत पर इतनी बात की थी और आज फिर तुम इसे लेकर बैठ गई। खुशी गुस्से से, गो टू हेल, भाड़ में जाओ। इतना कहते हुए खुशी बाथरूम में चली जाती है। खुशी के जाते ही आदित्य मुस्कुराते हुए खुद से, प्यार में न जाने क्या क्या बने हम, और आप कहती हैं गो टू हेल। आदित्य इतना कहते हुए मुस्कुराने लगता है। थोड़ी ही देर में दोनों फ्रेश होकर नीचे आ जाते हैं। विक्रांत जी दोनों को बिठाते हैं और फिर नौकर उन दोनों को नाश्ता सर्व कर देते हैं। विक्रांत जी खुशी की तरफ देखते हुए, बेटा महेंद्र ठाकुर जी याद हैं? महेंद्र ठाकुर का नाम सुन आदित्य को खांसी आ जाती है, लेकिन फिर वह खुद पर कंट्रोल कर लेता है। खुशी मुस्कुराते हुए, पापा महेंद्र जी को कौन नहीं जानता? ठाकुर इंडस्ट्रीज के मालिक हैं और फिर हमारे बिजनेस में 50% के हिस्सेदार भी तो हैं। विक्रांत जी मुस्कुराते हुए, बेटा वो ना जाने कितनी कंपनियों के मालिक हैं और हमारी जैसी कंपनियों के हिस्सेदार। विक्रांत जी इतना बोलकर आदित्य की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। आदित्य बेचारा अपनी नजरें उनसे चुराने लगता है। खुशी कुछ सोचते हुए, पापा लेकिन आज आपको उनकी याद क्यों आ गई? विक्रांत जी, बेटा महेंद्र जी के भाई का छोटा बेटा अर्जुन ठाकुर यहाँ आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आज शाम को तुम जाकर उनसे मिल लो। खुशी अपना बैग उठाते हुए, हाँ मिल लूंगी। खुशी इतना बोलते हुए बाहर जाने लगी। तभी विक्रांत जी थोड़ी तेज आवाज में बोले, बेटा आदित्य तुम भी जाना खुशी के साथ। खुशी थोड़ा गुस्से में पलटती है और विक्रांत जी की तरफ देखते हुए, अब ये क्यों जाएगा? विक्रांत जी, क्योंकि हम चाहते हैं इसलिए, और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खुशी को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह अभी किसी का सर फोड़ दे, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए वह पैर पटकते हुए वहां से अपने पैर पटकते हुए निकल गई। खुशी के जाते ही आदित्य विक्रांत जी की तरफ देखते हुए बोलता है, अंकल आपने ये क्यों किया, जबकि आप जानते हैं मैं वहां नहीं जा सकता। विक्रांत जी मुस्कुराते हुए, तो क्या चले जाना? इतना कहकर विक्रांत जी मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगे। विक्रांत जी के जाते ही आदित्य कुछ सोचते हुए बाहर की तरफ जाने लगा। बाहर आकर उसने देखा
कि खुशी उसे छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गई है। आदित्य ने अपना फ़ोन निकाला और विशाल को फ़ोन करके अपने लिए एक कार मंगा ली। विशाल 10 मिनट में कार लेकर आ गया। विशाल ने कार की चाबी आदित्य को दी और फिर मुस्कुराते हुए बोला, संभल के रहना भाई। आदित्य, क्यों? विशाल, कोई आ गया है। इतना कहते हुए विशाल मुस्कुराते हुए वापस चला गया। आदित्य कुछ देर तक विशाल की बात सोचता रहा, लेकिन जब उसे विशाल की बात का मतलब समझ में नहीं आया तो वह कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। कुछ देर बाद खुशी अपने केबिन में बैठी काम कर रही थी। अपना काम करते करते खुशी की नज़र ऑफिस में काम कर रहे लोगों पर पड़ी। खुशी ने देखा कि एक डेस्क के सामने 3-4 लड़कियां खड़े होकर किसी लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही थीं। खुशी की नज़र जैसे ही लड़के पर पड़ी तो उसका गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि आदित्य बैठा था। खुशी गुस्से से उठी और अपने केबिन के बाहर निकलकर आदित्य की डेस्क की तरफ जाने लगी। सभी लड़कियां आदित्य से इतनी ज्यादा हंस हंस कर बातें कर रही थीं, जैसे वे सब आदित्य की गर्लफ्रेंड हों, और आदित्य भी उन सब से हंसते हुए ही बात कर रहा था। खुशी सीधे जाकर आदित्य के पीछे खड़ी हो गई। खुशी को देखते ही सब लड़कियों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। सब एकदम शांत हो गईं। खुशी आदित्य के पीछे थी, इसलिए आदित्य की नज़र खुशी पर नहीं पड़ी। सबको शांत देखकर आदित्य हंसते हुए बोला, तुम सब तो ऐसे शांत हो गईं जैसे कोई भूत देख लिया हो। आदित्य जैसे ही पीछे घूमता है तो उसकी नज़र खुशी पर जाती है। खुशी को अपने पीछे देखकर आदित्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए बोलता है, ओहो, तो तुम हो भू, सॉरी फीमेल, भूत यानी कि भूतनी। आदित्य सारी बातें इतनी धीरे से बोलता है कि सिर्फ खुशी ही सुन पाए। खुद को भूतनी सुनकर खुशी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। खुशी गुस्से से आदित्य की तरफ उंगली उठाते हुए कुछ बोलने को होती है, उससे पहले ही आदित्य उसके सामने आकर मुस्कुराते हुए धीरे से बोलता है, बीबी जी, हम अभी ऑफिस में हैं। आदित्य की बात सुनकर खुशी अपनी उंगली नीचे कर लेती है। खुशी इस टाइम आदित्य से कुछ बोल नहीं सकती थी, इसलिए वह चुपचाप अपने आप में कुछ बड़बड़ाते हुए अपने केबिन की तरफ चली जाती है। खुशी इतनी आसानी से आदित्य को छोड़ने वालों में से नहीं थी। उसके दिमाग में आदित्य को सबक सिखाने के लिए कुछ तो चल रहा था। खुशी अपने केबिन में आकर बैठ गई। इस टाइम खुशी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अब उसे किसी न किसी तरह से आदित्य से अपनी बेइज्जती का बदला लेना था, और खुशी के दिमाग में खतरनाक आइडिया आया। कुछ सोचते हुए खुशी ने अपने मैनेजर को बुलाया। 10 फाइल देते हुए बोली, ये सारी फाइलें जाकर आदित्य को दे दो और कहना कि ये सारी फाइलें शाम तक पूरी हो जानी चाहिए। मैनेजर फाइल देखते हुए बोला, मैम ये सारी फाइलें? नहीं, मैंने अभी फारसी में बोला। खुशी गुस्से से बोली, सॉरी मैम। कहते हुए मैनेजर ने सारी फाइलें उठा लीं और केबिन से निकल गया। मैनेजर खुशी के केबिन से निकलते हुए खुद से बोला, माना मैम को आदित्य सर पसंद नहीं है, लेकिन इतना सारा काम, और वो भी आज एक दिन में, पता नहीं आदित्य सर क्या सोचेंगे। मैनेजर खुद में बड़बड़ाते हुए आदित्य की डेस्क तक पहुंच गया। मैनेजर आदित्य के पास पहुंच तो गया था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आदित्य से कहने की। आदित्य उसे देखते हुए बोला, कोई काम था? मैनेजर थोड़ा डरते हुए, सर मैम ने ये सारी फाइलें दी हैं आपको पूरी करने को, और वो भी आज के आज के लिए। आदित्य थोड़े गुस्से से, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये फाइलें पूरी करूँगा? तुम भूल गए मैं कौन हूँ? मैनेजर, नहीं नहीं सर, ये सारी फाइलें अभी पूरी करा दूंगा। मैं तो बस आपसे ये कहने आया था कि आप मैम के सामने मत जाना जब तक ये फाइलें पूरी ना हो जाएं। आदित्य, 1 घंटे में सारी फाइलें पूरी कराओ, सबको दे दो। मैनेजर, ओके सर बोलकर सबको फाइलें देने चला गया। मैनेजर के जाते ही आदित्य मुस्कुराते हुए खुद से बोला, बीबी तुम्हें क्या लगा कि मैं काम करूंगा? इतना बोलकर आदित्य मुस्कुराने लगा। खुशी अपने केबिन में बैठी मुस्कुरा रही थी। खुशी मुस्कुराते हुए खुद से बोली, अब करो काम, पता चलेगा कौन हूँ मैं। खुशी इतना बोलकर हंसने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने आदित्य को सबक सिखा दिया। अब खुशी जी को कौन समझाए कि वह आदित्य है उनका ही पति। कुछ देर बाद खुशी का केबिन। खुशी अपने केबिन में बैठी कुछ काम कर रही थी। उसका सारा ध्यान अपने काम पर था। तभी किसी ने खुशी के केबिन का डोर नॉक किया।
खुशी अपना काम करते हुए कम इन। गेट पर कोई और नहीं बल्कि खुशी का मैनेजर अंकित था। अंकित गेट खोलकर अंदर आया और खुशी को फाइलें देते हुए बोला, मैम, आदित्य सर ने सारी फाइलें पूरी कर दी। खुशी ने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा और फिर चौंकते हुए बोली, इम्पॉसिबल, इतनी जल्दी सारी फाइलें पूरी नहीं हो सकती। अंकित, मैम आप देख लीजिए, सारी फाइलें पूरी हैं। खुशी अंकित से एक एक करके सारी फाइलें लेती है और चेक करने लगती है। फाइलों को चेक करके खुशी हैरान हो जाती है क्योंकि सारी फाइलें बिल्कुल सही थीं। सारी फाइलों को चेक करने के बाद खुशी अंकित की तरफ देखते हुए बोली, सारी अकेले ही बनाई हैं? हाँ मैम, सर ने सारी फाइलें अकेले ही बनाई हैं। मेरी नज़र हर टाइम सर पर थी। खुशी, ठीक है, तुम जाओ और अपने सर से कहना आधे घंटे बाद हमें अर्जुन ठाकुर से मिलने जाना है, रेडी रहें। मैनेजर थोड़ा डरते हुए, मैम कितने टाइम बाद? खुशी थोड़े गुस्से से, आज कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे तुम? और हाँ, आजकल तुम कुछ ज़्यादा उसकी तरफ नहीं जा रहे हो? मैनेजर, नहीं नहीं मैम। खुशी मैनेजर की तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, क्या नहीं नहीं लगा रखा है? अब जाओ जल्दी से और उसे रेडी होने को बोलो। मैनेजर डरते हुए वहाँ से चला जाता है। मैनेजर वहाँ से निकलकर आदित्य को रेडी होने के लिए बोल देता है। कुछ देर बाद खुशी जब अपने केबिन से बाहर आती है तभी उसकी नज़र वापस से आदित्य की डेस्क पर चली जाती है, जहां इस टाइम 4 से 5 लड़कियां बैठकर आदित्य से हंस हंस कर बातें कर रही थीं। बस इतना ही काफ़ी था खुशी के गुस्से को बढ़ाने के लिए। वह गुस्से से आदित्य की डेस्क की तरफ जाने लगी। खुशी आदित्य की डेस्क के पास जाकर गुस्से से उन लड़कियों की तरफ देखती है और तेज आवाज में बोलती है, मैं तुम सबको इसके लिए पैसे देती हूँ कि तुम ऑफिस में आकर लड़कों से बातें करो। सब लड़कियां अपनी नजरें नीची करके खड़ी रहती हैं बिना किसी जवाब के। आदित्य जब उन लड़कियों को देखता है तो उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आदित्य उन लड़कियों को अपनी दोस्त मानता था और इस टाइम भी उन सब की डांट आदित्य की वजह से ही पड़ रही थी। आदित्य खुशी की तरफ देखते हुए धीरे से बोलता है, खुशी। आदित्य आगे कुछ बोलता उससे पहले ही खुशी गुस्से से उसकी तरफ देखती हुई तेज आवाज में बोलती है, मैम, कॉल मी मैम, ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा ऑफिस है, समझे? आदित्य थोड़ा मायूस होते हुए दोबारा बोलता है, सॉरी मैम, लेकिन इन सब में लड़कियों की कोई गलती नहीं है, प्लीज आप इन्हें मत डांटो। खुशी हंसते हुए, मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम पहले अच्छे घर की लड़कियों को देखते हो और फिर बाद में उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाते हो। और फिर खुशी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही आदित्य खुशी की तरफ देखते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोलता है, मैम। खुशी मुस्कुराते हुए, क्यों, क्या गलत कह दिया मैंने मिस्टर आदित्य, बोलो। आदित्य कुछ बोलता उससे पहले खुशी उन लड़कियों की तरफ गुस्से से देखते हुए वहां से जाने का इशारा करती है। लड़कियां डर की वजह से सीधे वहां से भाग जाती हैं। शाम के 5 बज चुके। ऑफिस के सारे लोग जा चुके थे। अब ऑफिस में सिर्फ 2 लोग बचे थे, आदित्य और खुशी। उन लड़कियों के जाते ही खुशी आदित्य की तरफ देखते हुए मुस्कुराती है और फिर दोबारा बोलना चालू करती है, क्यों आदित्य, बोलो, क्या गलत कहा मैंने? आदित्य बस अपनी नजरें नीचे किए खड़ा था। इस टाइम उसे खुशी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन न जाने कैसे उसने अपने गुस्से पर काबू कर रखा था। आदित्य की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थीं, जो उसके असीम गुस्से को दिखा रही थीं। आदित्य को शांत देखकर खुशी दोबारा बोली, अरे सॉरी, मैं तो गलत बोल गई, तुम्हें तो सिर्फ पैसे ही चाहिए, है ना? खुशी की बात सुनकर आदित्य अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। खुशी अपने केबिन की तरफ वापस जाती है और कुछ ही देर में दोबारा आदित्य के सामने आ जाती है, लेकिन इस टाइम खुशी के हाथों में नोटों की गड्डी थी। खुशी नोटों की गड्डी आदित्य के मुंह पर फेंकते हुए बोलती है, ये औकात है तुम्हारी, तुम्हें सिर्फ पैसे ही चाहिए ना? आदित्य एक नज़र नोटों की गड्डी पर डालता है। अब आदित्य का सब्र जवाब दे चुका था। आदित्य खुशी की तरफ देखते हुए गुस्से से बोलता है, बहुत ज़्यादा घमंड है ना तुम्हें अपने पैसों पर? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये गलतियां तुम्हें बड़ी सजा में झोंक दें। खुशी मुस्कुराते हुए, पैसे हैं मेरे पास तो घमंड है, और वैसे भी तुम जैसे लोगों को क्या पता? खुशी अपनी बात अधूरी छोड़ देती है। आदित्य बस एकटक उसे देखता ही रह जाता है। खुशी आदित्य की तरफ देखते हुए दोबारा बोलती है, और वैसे भी
तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे जैसे ही होंगे। खुशी के मुंह से इतना ही निकला था कि आदित्य गुस्से से चिल्लाता है, खुशी। खुशी तेज आवाज में, चिल्लाओ मत आदित्य, ये तुम्हारा घर नहीं है, समझे। आदित्य गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए उसे समझाते हुए बोलता है, खुशी अपने पैसों पर इतना घमंड ठीक नहीं। खुशी अपनी जेब से चेक बुक निकालकर उसमें 3 करोड़ रुपए लिखकर साइन करते हुए आदित्य की तरफ फेंकती है और बोलती है, ये रहे तुम्हारे 3 करोड़, अब उठाओ इन्हें और निकलो यहाँ से। आदित्य एक नज़र खुशी की तरफ देखता है और फिर वो चेक उठाते हुए बोलता है, बहुत ज़्यादा घमंड है ना तुम्हें अपने इन पैसों पर, देखते हैं ये कब तक तुम्हारा साथ देते हैं। आदित्य इतना बोलते हुए अपनी डेस्क से एक पेपर निकालता है और खुशी की तरफ बढ़ा देता है। पेपर देते हुए आदित्य बोलता है, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम पति पत्नी थे, लेकिन इस डिवोर्स पेपर के बाद वो रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। आदित्य पेपर को खुशी के पास रखते हुए वहां से जाने लगता है। कुछ दूर चलकर आदित्य रुकता है और दोबारा खुशी की तरफ देखते हुए, मिस खुशी, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने इन पैसों पर, तो याद रखना अब तुम खुद मेरे पास चलकर आओगी और मेरा वादा है, जिस दिन तुम आओगी मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। तुम खुद मरने की दुआ मांगोगी लेकिन तुम्हें मौत भी नहीं मिलेगी। बहुत से बदले लेने हैं मुझे तुमसे। मैंने सोचा था कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी का हर पल तकलीफ में कटेगा। याद रखना, मैं कभी नहीं चाहता था कि बाप की सजा एक बेटी को मिले, लेकिन अब मिलेगी। आदित्य इतना कहते हुए वहां से चला जाता है। आदित्य के जाते ही खुशी के कानों में बस एक बात गूंज रही थी, मैं कभी नहीं चाहता था कि बाप की सजा एक बेटी को मिले, लेकिन अब मिलेगी। आदित्य की इतनी बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। उसके दिमाग में बस इतनी बात चल रही थी कि आखिर आदित्य है कौन, और जिस बात को कोई नहीं जानता, आखिर आदित्य उस बात को कैसे जानता है। आज खुशी की एक गलती उसके आने वाले कल को खराब करने वाली थी। खुशी इस बात से अनजान थी कि कल क्या होने वाला था। खुशी सब बातें सोचते सोचते अपने घर आ गई। अगली सुबह खुशी आराम से अपने बिस्तर पर लेटी थी। खुशी आराम से सुबह के सुहावने सपने देख रही थी। खुशी आज होने वाली बातों से बेखबर अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। तभी एक नौकर आकर उसके कमरे का गेट खटखटाता है। खुशी थोड़े गुस्से से, कौन है? नौकर, मैम विक्रांत सर कहीं बाहर गए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि आज आप मिस्टर अर्जुन से जरूर मिल लें, इसलिए मैं आपको। खुशी, हाँ उठ गई हूँ, तुम जाओ, जाकर नाश्ता तैयार करो। खुशी की आवाज़ सुनते ही नौकर वापस चला जाता है। खुशी उठकर अपना लैपटॉप खोलती है और अपने मेल चेक करने लगती है। रोज की तुलना में आज मेल कुछ ज़्यादा थे। खुशी एक एक करके सारे मेल चेक करने लगी। खुशी ने जैसे ही मेल खोलकर पढ़ा, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। खुशी जैसे जैसे सारे मेल चेक कर रही थी, वैसे वैसे उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। खुशी के माथे पर चिंता की रेखाएं थीं। खुशी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। खुशी अपने लैपटॉप पर न्यूज खोलती है तो हर जगह सिर्फ एक ही न्यूज थी, कैसे ठाकुर इंडस्ट्रीज ने एक रात में ही मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सारे शेयर खरीद लिए। अब मल्होत्रा ग्रुप के पास कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा मल्होत्रा ग्रुप एक रात में ही सड़क पर आ गया था। खुशी की तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी अचानक खुशी का फोन बजा। खुशी ने फोन देखा तो फोन उसके मैनेजर का था। खुशी फोन उठाकर सीधे अपने कान पर लगा लेती है। फोन पर दूसरी तरफ से मैनेजर, मैम आपने न्यूज़ देखी? खुशी, हाँ देख ली। मैनेजर, मैम क्या करना है? खुशी, मैं अभी अर्जुन ठाकुर के पास जाऊंगी। मुझे पता है कि वो कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैनेजर, मैम मैं आऊँ? खुशी, नहीं तुम मीडिया को संभालो। मैनेजर ओके बोलकर फोन कट कर देता है। अब खुशी को आदित्य की कही हर बात याद आने लगी, लेकिन फिर भी यहाँ बात अर्जुन ठाकुर और ठाकुर इंडस्ट्रीज की थी, जहाँ से आदित्य का कोई संबंध नहीं दिख रहा था। खुशी जल्दी से अपनी जगह से उठी और फ्रेश होकर कपड़े पहनने लगी। खुशी ने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी, जिससे वह पूरी तरह से लेडी बॉस लग रही थी। खुशी ने हल्का सा काजल लगाया और फिर नीचे आ गई। नौकरों ने खुशी से नाश्ते के बारे में पूछा, लेकिन खुशी कुछ नहीं बोली और सीधे अपनी कार के पास आ गई। खुशी कार में बैठी और फिर अर्जुन के घर की तरफ निकल गई। थोड़ी ही देर में खुशी की कार
ठाकुर मेंशन के सामने खड़ी थी। बाहर खड़े नौकर ने खुशी से पूछा, आपको किससे मिलना है? खुशी शांति से अपना नाम बताते हुए बोली, मुझे अर्जुन ठाकुर से मिलना है। खुशी की बात सुनते ही नौकर गेट खोल देता है, जिससे खुशी सीधे मेंशन के अंदर चली जाती है। खुशी ने अपनी कार पार्क की और गार्डन में बैठे अर्जुन की तरफ चली गई। अर्जुन इस टाइम किसी से फोन पर बात कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र खुशी पर जाती है तो वह बाद में बात करने को बोलकर फोन काट देता है। खुशी अर्जुन के ठीक सामने आ जाती है। अर्जुन खुशी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, हेलो मिस खुशी मल्होत्रा। खुशी एक झूठी मुस्कान के साथ उससे हाथ मिला लेती है। अर्जुन दोबारा बोलता है, लेकिन आप इतनी सुबह सुबह यहाँ? खुशी मुस्कुराते हुए, आप रात को मेरे शेयर खरीद सकते हैं, मुझे और मेरी कंपनी को सड़क पर ला सकते हैं, और मैं सुबह सुबह आपसे उसका कारण जानने भी नहीं आ सकती। अर्जुन थोड़ा चौंकते हुए बोला, ये क्या बोल रही हैं आप? आपको पता है हम कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, फिर मैं आपके शेयर क्यों खरीदूंगा? खुशी मुस्कुराते हुए लैपटॉप में चल रही न्यूज को अर्जुन के सामने कर देती है। अर्जुन जैसे ही न्यूज देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अर्जुन को सोचते हुए बोलता है, आखिर किसने आपके शेयर खरीदे हैं, वो भी ठाकुर इंडस्ट्रीज के नाम से। खुशी को अर्जुन के जवाबों से इतना जरूर पता चल चुका था कि अर्जुन ने उसके शेयर नहीं खरीदे, लेकिन एक सवाल अब भी उसके मन में था कि अगर अर्जुन ने नहीं खरीदे तो आखिर खरीदे किसने। खुशी इतना सोच रही थी कि एक जोरदार आवाज उन दोनों के कानों में पड़ती है, मैंने खरीदे हैं सारे शेयर। खुशी और अर्जुन दोनों उस तरफ देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि आदित्य और विशाल खड़े थे। अर्जुन आदित्य की तरफ देखते हुए बोलता है, लेकिन क्यों भाई? आदित्य थोड़े गुस्से से बोलता है, क्यों का क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने खुद की कंपनी को बढ़ाने के लिए खरीदे हैं। आदित्य की बात सुनकर अर्जुन कुछ बोलता उससे पहले ही आदित्य थोड़े गुस्से से बोलता है, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और तुम अंदर जाओ, मुझे मिस खुशी से कुछ बात करनी है। अर्जुन आदित्य के गुस्से को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वह बिना किसी और सवाल के वहां से चला जाता है। विशाल भी अर्जुन के पीछे पीछे चला जाता है। अब वहां सिर्फ आदित्य और खुशी बचे थे। आदित्य खुशी की तरफ देखते हुए बोला, बैठो मिस खुशी। इस टाइम आदित्य की आवाज में हल्का गुस्सा था। खुशी बिना किसी सवाल के बैठ जाती है, लेकिन उसकी नज़र बस आदित्य पर थी। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये मैं ही हूँ, द ग्रेट बिजनेसमैन आदित्य ठाकुर, ठाकुर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक। खुशी कुछ नहीं बोल रही थी, बस हैरानी से आदित्य को देखे जा रही थी। इस टाइम खुशी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, क्योंकि जिसे खुशी ने आम इंसान समझा था वह पूरे एम्पायर का बॉस था। आदित्य दोबारा बोला, क्या हुआ मिस खुशी, चौंक गई? खुशी मुस्कुराते हुए, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप मुझसे बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। आदित्य मुस्कुराते हुए, ये तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि तुम्हें सब कुछ पता है। खुशी, ना तो मुझे आपसे कुछ लेना है और ना ही आपके नाम से, बस मेरे शेयर वापस कर दो। आदित्य मुस्कुराते हुए, तुम्हें कुछ लेना हो या ना हो, पर मुझे है। खुशी थोड़े गुस्से से, क्या चाहिए आपको शेयर के बदले? आदित्य मुस्कुराते हुए, तुम बड़ी जल्दी बात समझ जाती हो। आदित्य अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करके कुछ बोलता है और फिर फोन काट देता है। थोड़ी ही देर में विशाल एक फाइल लेकर वहां आता है और फाइल को खुशी के हाथों में थमाकर वापस चला जाता है। खुशी फाइल की तरफ देखते हुए बोलती है, व्हाट इज दिस? खोल के खुद पढ़ लो, आदित्य मुस्कुराते हुए बोलता है। खुशी जैसे ही फाइल खोलकर पढ़ती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह गुस्से से बोलती है, क्या है ये? अरे बेबी, तुम्हें पढ़ना भी नहीं आता? तो चलो मैं तुम्हें सुना देता हूँ। ये कहते हुए आदित्य फाइल को खुशी के हाथों से ले लेता है और पढ़ने लगता है। आदित्य, तो इस फाइल में लिखा है कि आज के बाद तुम मेरे साथ रहोगी, वो भी बिना शादी के। और हाँ, इसकी कुछ शर्तें भी हैं, जैसे कि तुम दिन में कहीं रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शाम को 7 बजने से पहले तुम्हें यहाँ आना होगा, और आज के बाद तुम मेरी कही हर बात मानोगी, तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जाओगी। आदित्य अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही खुशी एकदम से चिल्लाती है, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। आदित्य मुस्कुराते हुए, अपने पापा की कंपनी के लिए भी नहीं?
खुशी गुस्से से किसी के लिए भी नहीं। आदित्य खुशी की बात सुनकर अपना फोन निकालता है। उसमें एक फोटो खोलकर खुशी को दिखाते हुए बोलता है, इसके लिए भी नहीं। खुशी जैसे ही फोटो देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह गुस्से से आदित्य की तरफ देखते हुए बोलती है, तुम इसे कैसे जानते हो? ये सब जानने के लिए अभी सही टाइम नहीं है, लेकिन अगर तुम इस पर साइन कर दो तो मैं तुम्हें मिला सकता हूँ। आदित्य की बात सुनकर खुशी एक झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए बोलती है, मरे हुए इंसान से मिलाने को बोल रहे हो मिस्टर आदित्य ठाकुर? आदित्य मुस्कुराते हुए, अगर मैं कहूँ ये जिंदा है तो तुम्हें क्या लगता है? तुम कहोगे और मैं यकीन कर लूंगी। आदित्य खुशी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपने फ़ोन में एक वीडियो प्ले कर देता है। वीडियो में एक बहुत ज़्यादा सुंदर सी लड़की अपनी गोद में एक बच्चे को लेकर उसके साथ खेल रही थी। उस वीडियो को देखकर खुशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए बोलती है, प्लीज़ एक बार मिला दो प्लीज़। आदित्य मुस्कुराते हुए बिना किसी जवाब के वह फाइल खुशी की तरफ बढ़ा देता है। इस बार खुशी बिना किसी सवाल जवाब के फाइल पर साइन कर देती है। फाइल देखकर आदित्य मुस्कुराते हुए बोलता है, गुड, अब टाइम है तुमसे बदला लेने का। आदित्य की बात सुनते ही खुशी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह अपनी काली काली आंखों को बड़ी करके आदित्य को घूरने लगती है। आदित्य दोबारा मुस्कुराते हुए बोलता है, चलो सजा तो तुम्हें शाम को दूंगा, फिलहाल अभी तुम मेरे बॉडीगार्ड के साथ जाओ और अपना सामान पैक कर लो, फिर ये तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। खुशी अब कोई जिद नहीं कर रही थी, क्योंकि इस टाइम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी आदित्य के पास थी। कुछ ही देर में विशाल कुछ बॉडीगार्ड के साथ वहां आता है। विशाल खुशी की तरफ देखते हुए बोलता है, चलें। खुशी बिना किसी जवाब के उसके साथ जाने लगती है। आदित्य उसे दोबारा रोकते हुए बोलता है, अपना सारा सामान लेकर आना। खुशी आदित्य की बात सुनकर बिना किसी जवाब के विशाल के साथ चली जाती है। विशाल के जाते ही अर्जुन आदित्य के पास आ जाता है। अर्जुन आदित्य की तरफ देखते हुए बोलता है, भाई हो क्या रहा है यहाँ पर, आप मुझे समझाएंगे? आदित्य मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम मत समझो। अर्जुन कुछ बोलता उससे पहले ही आदित्य दोबारा बोलता है, और हाँ, अब तुम मास्क को वापस लौट जाओ, वहां आराध्य को तुम्हारी जरूरत है। अर्जुन, भाई ठीक है, लेकिन आप नहीं मिलेंगे उससे। मैं जल्दी ही आऊँगा आराध्य और नन्ही गुड़िया से मिलने, तुम जाओ। और हाँ, यहाँ की बातें किसी को मत बताना। आदित्य की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए बोलता है, किसे? दादाजी को? आदित्य, हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई और मेरे लिए परेशान हो। आदित्य की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे की हंसी कुछ फीकी पड़ जाती है। वह थोड़ा सा मायूस होते हुए बोलता है, भाई आपको एक बार घर आना चाहिए। आदित्य अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए थोड़ी दर्द भरी आवाज में बोलता है, तुम नहीं जानते अर्जुन, मैं वहाँ क्यों नहीं आना चाहता। अर्जुन आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, भाई मुझे नहीं पता कि आप वहाँ क्यों नहीं आना चाहते, लेकिन मुझे इतना पता है कि घर के सब लोग आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अर्जुन की बात सुनकर आदित्य खुद को कमज़ोर समझने लगता है। वह बिना किसी जवाब के वहाँ से चला जाता है। अर्जुन बस उसे जाते हुए देखते रहता है। आदित्य के जाते ही अर्जुन आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, हे भगवान, मुझे मेरा पुराना भाई वापस दिला दो, उसकी जो भी तकलीफ हो दूर कर दो। उन्होंने पहले ही बहुत सी तकलीफें झेली हैं, प्लीज़ भगवान। अर्जुन भगवान से रिक्वेस्ट करते हुए वहां से चला जाता है। अर्जुन मास्को के लिए वापस लौट जाता है और खुशी अपने घर सामान लेने चली जाती है। आदित्य खुद से, जो गलती मैंने पहले की थी स्नेहा, अब मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता। पता नहीं क्यों मेरा दिल ये कहता है कि तुम ही खुशी हो। इस टाइम आदित्य के चेहरे पर एक दर्द साफ देखा जा सकता था। विशाल जो आदित्य के पीछे खड़ा था, वह बोला, तू बेकार में ये सब कर रहा है, मुझे पता है वो स्नेहा नहीं है, मेरी स्नेहा तो। विशाल की बातें सुनकर आदित्य थोड़े गुस्से से बोला, बस करो, मुझे पता है खुशी ही मेरी स्नेहा है, बस अब मैं इस बात पर और बहस नहीं करना चाहता। आदित्य इतना कहते हुए घर के अंदर चला जाता है। आदित्य के अंदर जाते ही विशाल खुद से बोला, अगर खुशी ही स्नेहा हुई तो मुझसे ज़्यादा कोई और खुश नहीं होगा। मैंने तुझे हर रोज मरते देखा है उसकी यादों में। उधर खुशी जैसे ही मल्होत्रा मेंशन पहुंची, सबसे पहले उसकी नज़रें
सोफे पर बैठे विक्रांत जी पर गईं, जो आराम से अपनी चाय पी रहे थे। खुशी को देखते हुए विक्रांत जी मुस्कुराते हुए बोले, खुशी बेटा कहाँ गई थी? खुशी, डैड हमारी कंपनी को टेक ओवर कर लिया गया है। विक्रांत जी चाय का सिप लेते हुए, हाँ पता है। खुशी हैरान होते हुए, आपको पता है तो फिर भी आप इतने आराम से कैसे बैठ सकते हैं? विक्रांत जी मुस्कुराते हुए, क्यों, तुम्हारे पति ने ही तो की है। अब खुशी का गुस्सा अपने आपे से बाहर हो चुका था, क्योंकि विक्रांत जी भी आदित्य की सच्चाई जानते थे, लेकिन उन्होंने भी खुशी को नहीं बताई। खुशी थोड़े गुस्से से बोली, मतलब आप भी जानते थे कि आदित्य ही ठाकुर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का बॉस है? विक्रांत जी बात छुपाते हुए, नहीं मैं पहले नहीं जानता था बेटा। खुशी मुस्कुराते हुए, आपको मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है डैड। खुशी दोबारा बोली, आदित्य चाहता है कि मैं आज के बाद उसके साथ रहूं। विक्रांत जी, बेटा हर पति चाहता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे। खुशी, लेकिन डैड आप मेरे बिना। विक्रांत जी, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं रह लूंगा। और वैसे भी तुम इंडिया में ही रहने वाली हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी मुझे तुमसे मिलने में। खुशी विक्रांत जी के गले लगते हुए, डैड मैं बहुत जल्द आपको सबसे बड़ी खुशी दूंगी। विक्रांत जी, मेरी सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि मेरी बेटी इतने बड़े घर में जा रही है। विक्रांत जी की बात सुनकर खुशी के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ जाती है। खुशी मुस्कुराते हुए खुद से मन में कहती है, डैड आपको क्या पता कैसी शादी हो रही है। खुशी विक्रांत जी से थोड़ी देर बात करने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। खुशी अपने कमरे में जाकर अपना सारा जरूरी सामान एक बैग में रख लेती है और फिर अपने कमरे को आखिरी बार देखने के बाद खुद से कहती है, बहुत इंतजार किया है मैंने इस पल का। आदित्य ठाकुर, अब तुम खुशी मल्होत्रा से मिलोगे, ना कि किसी कमजोर स्नेहा कपूर से जो तुम्हारी हर चीज से डरती थी। अब मैं तुम्हें तड़पाऊंगी जिस तरह मैं तड़पी हूँ। मैं जिंदगी में कभी भी तुमसे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन किस्मत का खेल देखो कि उसने एक बार फिर तुम्हें मेरी जिंदगी में धोखा देने के लिए भेज दिया। अब मैं तुम्हारे किसी भी धोखे में नहीं आऊंगी मिस्टर आदित्य ठाकुर, और ये शादी सिर्फ विक्रांत पापा की कंपनी को बचाने के लिए है। और जिस दिन कंपनी के शेयर वापस से मेरे पास होंगे, अगले ही दिन मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी जिस तरह तुम गए थे। ये सब बोलते हुए खुशी मल्होत्रा मेंशन से बाहर निकल आई और अपनी कार में बैठकर आदित्य के घर की तरफ निकल गई। 3 साल पहले एसआरजी कॉलेज दिल्ली, आदित्य अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के गेट पर बैठा था। उसके सभी दोस्त न्यू स्टूडेंट्स की रैगिंग करने में लगे हुए थे, लेकिन आदित्य चुपचाप बैठकर उन्हें देख रहा था। आदित्य का बेस्ट फ्रेंड विशाल उसे ऐसे बैठे देखकर बोला, क्या आदित्य आज तू ऐसे उदास बैठा है? आदित्य एक ठंडी आह भरते हुए बोला, कुछ लोगों की दूरियां कभी कम नहीं होती और बीच में पिसते हैं हम जैसे बच्चे। क्या हुआ, अंकल आंटी में फिर झगड़ा हुआ क्या? उनका झगड़ा कोई नई बात थोड़ी ना है। आदित्य लंबी सांस लेते हुए बोला। आदित्य और विशाल आपस में बात ही कर रहे थे कि अचानक उनके कानों में एक तेज आवाज गूंज गई, चटाक। आदित्य ने विशाल को साइड हटा के देखा तो सामने उसका दोस्त मोहित दिखा, जो अपने गाल को पकड़े खड़ा था। कॉलेज के सब लड़के लड़कियां वहां आ गए, क्योंकि आज पहली बार किसी ने आदित्य के दोस्त पर हाथ उठाया था। अब सब आदित्य का रिएक्शन देखना चाहते थे, क्योंकि आदित्य पूरे कॉलेज का डॉन था और उसके दोस्त उसके चमचे। आदित्य अपनी जगह से उठकर मोहित की तरफ जाने लगा। इस टाइम उसकी आंखों में अपनी बेइज्जती का गुस्सा था, लेकिन अगले ही पल आदित्य के कदम रुक गए जब उसकी नज़र मोहित के पीछे खड़ी लड़की पर पड़ी। घुंघराले बाल, पतली कमर, गोरा रंग, ऊपर से काजल से सनी उसकी आंखें आदित्य को दीवाना बना रही थीं। कुछ पल के लिए दुनिया रुक सी गई। आदित्य की नज़र अब उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। विशाल ने जब आदित्य को रुका देखा तो धीरे से धक्का मारते हुए बोला, क्या कर रहा है, चलना। विशाल के धक्का लगने से आदित्य को होश आया तो वह सीधे मोहित के सामने पहुंच गया। आदित्य मोहित की तरफ देखते हुए बोला,
क्या चल रहा है? मोहित कुछ बोलता उससे पहले ही वह लड़की अपना मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें क्यों जानना है? तुम कहीं के प्रधानमंत्री हो क्या? प्रधानमंत्री ना सही, लेकिन ये इस कॉलेज का हेड स्टूडेंट जरूर है। विशाल भी अपना मुंह बनाते हुए बोला, हेड स्टूडेंट हो या फिर कोई टीचर, अगर लड़कियों से बदतमीजी की तो थप्पड़ ही पड़ेगा। लड़की की बात सुनते ही आदित्य अपनी कोल्ड आवाज में मोहित से बोला, क्या हुआ यहाँ? सुनिए मिस्टर हेड, या कोई भी हो, आपका ये दोस्त मेरी दोस्त के साथ बदतमीजी कर रहा था तो मैंने इसे सबक सिखा दिया। अब आप बीच में ना पड़े तो ठीक रहेगा। अगले पल वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। पूरे कॉलेज में आदित्य के थप्पड़ की आवाज गूंज गई जो अभी अभी उसने मोहित को मारा था। आदित्य के थप्पड़ पड़ने की वजह से मोहित संभल नहीं पाया और अगले ही पल जमीन पर जा गिरा। आदित्य मोहित की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोला, लड़कियों की इज्जत करना सीख। इतना बोलते ही आदित्य विशाल की तरफ देखते हुए बोला, ले जा इसे और कॉलेज से 3 दिनों की लीव दिला दे। क्या तुम सबकी क्लास नहीं है? क्या यहाँ पर कोई मूवी चल रही है जो तुम इतने सब एंजॉय से देख रहे हो? आदित्य वहां खड़े सभी से तेज आवाज में बोला। आदित्य की आवाज सुनते ही सब 9 दो 11 हो गए। सबके जाते ही आदित्य उस लड़की की तरफ घूमते हुए बोला, आई एम रियली रियली सॉरी फॉर माई फ्रेंड। वैसे मेरा नाम आदित्य ठाकुर है और आपका? लड़की अपना मुंह बनाते हुए बोली, जैसे कि मैं तुम्हें बता ही दूंगी, बड़े आए मेरा नाम जानने वाले। इतना बोलते ही लड़की अपना मुंह बनाते हुए कॉलेज के अंदर चली गई। आदित्य बेचारा बस उसे जाते ही देखता रहा। स्टोरी इन फ्लैशबैक। लड़की आदित्य को सुनाते हुए आगे बढ़ गई तो वहीं आदित्य, जो आज तक किसी की नहीं सुनता था, वो आज बिल्कुल चुप था। आदित्य बस उस लड़की को जाते हुए पीछे से देखता रहा। कुछ देर बाद आदित्य और विशाल और उसके कुछ दोस्त सभी क्लासों में जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तभी आदित्य की नज़र एक क्लास में बैठी लड़की पर गई, जिसको देखते ही आदित्य के कदम अपने आप उस क्लास की तरफ बढ़ गए। आदित्य के क्लास में घुसते ही सभी स्टूडेंट खड़े होकर उसे मॉर्निंग विश करते हुए बोले, गुड मॉर्निंग सर। आदित्य एक छोटा सा जवाब देते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। आदित्य को क्लास में देखकर विशाल और उसके सभी दोस्त उसी क्लास में आ गए। विशाल क्लास में आकर सभी स्टूडेंट की तरफ देखते हुए बोला, एक गुड न्यूज है। हर साल की तरह इस साल भी हमारे कॉलेज में एक इवेंट होने वाला है जिसमें कई सारी कंपटीशन होंगी। तो जो लोग इन कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं वह अपना अपना नाम लिखकर हमें दे दो। विशाल की बात सुनते ही सब स्टूडेंट के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि कॉलेज जाने के बाद हर कोई इसी फंक्शन के लिए वेट करता है। उन सब के फर्स्ट ईयर में ही ये फंक्शन हो रहा था, जिस वजह से उन सब की खुशी डबल हो गई थी। सभी लड़कों और लड़कियों ने अपनी अपनी कंपटीशन के हिसाब से अपने नाम नोट करवा दिए। आदित्य सभी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे खुशी है कि आप सभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इतनी उत्सुकता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना नाम नहीं लिखा पाए। जैसे कि आदित्य मुस्कुराते हुए दोबारा बोला, मिस स्नेहा कपूर। सामने बैठी स्नेहा अपना नाम सुनकर हैरान थी, क्योंकि इससे पहले उसने अपना नाम आदित्य को नहीं बताया था, लेकिन आदित्य उसे उसके नाम से ही बुला रहा था। तो आदित्य को उसका नाम कैसे पता चला? स्नेहा इसी बात को सोच रही थी कि आदित्य उसके करीब आते हुए बोला, मेरे लिए तुम्हारा नाम पता करना कोई मुश्किल काम नहीं है। स्नेहा खींचते हुए गुस्से में बोली, मुझे किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना है। आदित्य विशाल की तरफ देखते हुए बोला, स्नेहा का नाम डांसिंग में लिख दो। स्नेहा गुस्से से, मैंने बोला ना, मुझे किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं करना तो आप मेरे पास आकर हटा सकती हैं। इतना कहते हुए आदित्य क्लास से बाहर चला गया। आदित्य के जाते ही स्नेहा का सारा गुस्सा उसकी कॉपी पर निकाला। वह अपनी कॉपी किताबें बैग में रखते हुए बाहर की तरफ आ गई। बाहर आते ही स्नेहा की नज़र सबसे पहले ही आदित्य पर गई, जो बाहर खड़े होकर स्नेहा के बाहर आने का वेट कर रहा था। आदित्य को देखते ही स्नेहा का पारा
और ज्यादा हाई हो गया। वह गुस्से से आदित्य को घूरने लगी। आदित्य मुस्कुराते हुए उसके पास आते हुए बोला, कूल कूल, मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे बात करना चाहूंगी? स्नेहा गुस्से से बोली, क्योंकि दोस्तों से बात करना अच्छा होता है। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, और किसने कहा मैं तुम्हारी दोस्त हूँ? इतना सुनते ही आदित्य दोबारा मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हें अपना दोस्त मान चुका हूँ। अब चाहे तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हें अपना दोस्त कभी नहीं मान सकती। माइंड इट। कहते हुए स्नेहा कॉलेज से बाहर की तरफ चली गई। स्नेहा जैसे ही कॉलेज से बाहर निकली तो उसने देखा बाहर बारिश हो रही थी, और बारिश की वजह से कोई ऑटो वाला वहां रुकना नहीं चाहता था। स्नेहा काफी देर तक गेट पर खड़ी रही, लेकिन कोई ऑटो वाला वहां नहीं रुका। तभी अचानक एक बाइक आकर उसके सामने रुकी। बाइक पर बैठा आदित्य अपना हेलमेट निकालते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। भगवान ने मुझे पैर दिए हैं, मैं उनसे चली जाऊंगी। कहते हुए स्नेहा अपना बैग संभालते हुए आगे बढ़ गई। बारिश काफी ज्यादा तेज थी, लेकिन स्नेहा को बस अपनी अकड़ दिखानी थी, जिस वजह से वह आदित्य की बाइक पर नहीं बैठी थी। तेज बारिश की वजह से स्नेहा का टॉप उसके शरीर से चिपक चुका था, जिस वजह से उसकी पतली कमर और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। स्नेहा अभी कुछ ही दूर चली थी कि एक ग्रुप अपनी बाइक के उसके सामने घुमाने लगा। इन सबको देखते ही स्नेहा थोड़ी थोड़ी डरने लगी। तभी अचानक उन सब ने अपनी बाइक स्नेहा के सामने रोक दी और उनसे उतरकर खड़े हो गए। तभी एक लड़का अपनी गंदी नजर स्नेहा पर डालते हुए बोला, क्या हुआ जाने मन, अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? स्नेहा गुस्से से बोली, तुमसे मतलब मैं कहीं भी जाऊं। स्नेहा अंदर से बहुत ज्यादा डर रही थी, लेकिन वह उनको ये दिखाना नहीं चाहती थी। इस वजह से वह अपने डर को अपने चेहरे पर आने नहीं देना चाहती थी। अरे इसके मुंह में तो जवान भी है। बोलते हुए लड़का जोर जोर से हंसने लगा। उनकी हंसी से स्नेहा और ज्यादा डर गई। तभी अचानक कोई स्नेहा का हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम यहाँ खड़ी हो और मैं न जाने कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, चलो। स्नेहा ने अपनी आंखें उठाकर देखा तो और कोई नहीं बल्कि आदित्य था। आदित्य को देखते हुए स्नेहा का डर थोड़ा कम हुआ, क्योंकि वह आज सुबह का नजारा देखने के बाद स्नेहा ये तो समझ चुकी थी कि आदित्य लड़कियों की इज्जत करता है। आदित्य स्नेहा का हाथ पकड़कर ले जाने लगा। तभी एक लड़का उसके सामने आते हुए बोला, क्या तू इससे अकेले ही मजे लेने की सोच रहा है? पहले हमने इसे देखा है तो पहले हमारा नंबर हुआ ना। आदित्य उस लड़के की तरफ देखते हुए बोला, अरे नहीं भाई, ये मेरी दोस्त है। इतना बोलते ही जैसे आदित्य आगे बढ़ने को हुआ कि उस लड़के ने स्नेहा का दूसरा हाथ पकड़ लिया। अब आदित्य का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वह गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाथ छोड़ उसका। लड़के ने आदित्य की बात नहीं सुनी। अगले ही पल वह लड़का जमीन पर पड़ा था और आदित्य उसकी पीठ पर अपना पैर रखे खड़ा हुआ था। तभी दूसरा लड़का चिल्लाते हुए आदित्य को मारने के लिए आगे बढ़ा। आदित्य ने स्नेहा की कमर पकड़ी और उसे उठाकर जोर से घुमा दिया, जिससे स्नेहा के पैर उस लड़के के मुंह पर पड़े और वह जमीन पर गिर गया। स्नेहा को नीचे उतारते हुए आदित्य बचे हुए लड़कों की तरफ गुस्से से बढ़ने लगा। आदित्य ने अभी तक सिर्फ एक लड़के को मारा था, लेकिन उसकी मार का असर सब पर साफ दिख रहा था। आदित्य ने आगे बढ़कर एक लड़के के मुंह पर जोर से हाथ मारा, जिससे वह तेजी से जमीन पर जा गिरा। अगले को मारने के लिए आदित्य जैसे ही आगे बढ़ा तो सबके सब डर के मारे वहां से भाग गए। उनके वहां से भागते ही स्नेहा की तरफ मुड़ा, जो ठंड से कांप रही थी। स्नेहा को ठंड से कांपता देखकर आदित्य अपनी जैकेट उतारकर स्नेहा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इसे पहन लो, तुम्हें ठंड से थोड़ा रिलीफ मिलेगा। स्नेहा भी ठंड से कांप रही थी, इसलिए उसने बिना किसी जिद के जैकेट को पहन लिया। आदित्य अपनी बाइक पर बैठते हुए बोला, चलो मैं छोड़ देता हूँ, ये एरिया सेफ नहीं है। स्नेहा भी बिना जिद के आदित्य की बाइक पर आकर बैठ गई। स्नेहा के बैठते ही आदित्य ने बाइक को गर्ल्स हॉस्टल की तरफ मोड़ दिया। आदित्य बाइक चला रहा था और स्नेहा चुपचाप
जैकेट पहने आदित्य से दूरी मेंटेन करते हुए बैठी थी। स्नेहा मन में कुछ सोचते हुए बोली, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? स्नेहा के मुंह से इतना सुनते ही आदित्य तो आसमानों में पहुंच चुका था। उसके पैर जमीन पर टिकी नहीं रहे थे। आदित्य ऐसे खुश हो रहा था जैसे कि स्नेहा ने उससे दोस्ती करने को नहीं, प्यार करने को बोला था। आदित्य से कोई जवाब नहीं सुनते ही स्नेहा दोबारा बोली, आई नो आपको बुरा लगा था जब मैंने आपसे दोस्ती करने को मना किया था, लेकिन आपको भी सोचना चाहिए कि एक लड़की ऐसे किसी से दोस्ती नहीं करती। स्नेहा की बात सुनते ही आदित्य झट से बोला, नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। स्नेहा खुश होते हुए, मतलब आप मुझसे दोस्ती करोगे? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरी दोस्त हो। आदित्य की बात सुनते ही स्नेहा जोर से बोल पड़ी, भुट्टे। आदित्य चौंकते हुए, भुट्टे? स्नेहा एक तरफ इशारा करते हुए बोली, चलो वहाँ गर्म गर्म सिक रहे हैं और मुझे खाना है। स्नेहा का इशारा देखते ही आदित्य ने उस ओर देखा तो वहाँ कॉर्न गर्म हो रहे थे, जिन्हें स्नेहा भुट्टे बोल रही थी। उन्हें कॉर्न बोलते हैं। आदित्य थोड़े मजाकिया लहजे में बोला, जिसे सुनते ही स्नेहा अपनी आंखें दिखाते हुए बोली, हाँ मुझे पता है, लेकिन हमारे यहाँ इन्हें भुट्टे ही बोलते हैं। चलो ना प्लीज़, मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बना लूंगी प्लीज़। आदित्य उस दुकान की तरफ बैक मोड़ लेता है और सीधे उस दुकान के सामने जाकर बैक रोक देता है। बैक रुकते ही स्नेहा जल्दी से उतरकर दुकान की तरफ भागने को होती है। तभी आदित्य उसका हाथ पकड़ लेता है। आदित्य के हाथ पकड़ते ही स्नेहा असमंजस में उसकी तरफ देखने लगती है। आदित्य उसे वापस खड़ा करते हुए कहता है, वहाँ देखो कितनी भीड़ है और तुम्हारे कपड़े भी भीगे हुए हैं, तो तुम रुको, मैं जाता हूँ। स्नेहा ने एक नज़र दुकान को देखा जहाँ सैकड़ों आदमी खड़े थे, इसलिए वह चुपचाप वहाँ खड़ी हो गई और आदित्य दुकान पर चला गया। कुछ ही देर में आदित्य वापस आया तो उसके दोनों हाथों में भुट्टे थे। स्नेहा जल्दी से भुट्टे छीनते हुए बोली, थैंक्स। आदित्य बेचारा बस स्नेहा को देखता ही रह गया, क्योंकि वह एक भुट्टा अपने लिए लाया था, लेकिन स्नेहा ने दोनों छीन लिए थे। खुद को इस तरह घूरते देख स्नेहा अपनी आंखों को ऊपर उठाते हुए एक भुट्टा आदित्य की तरफ बढ़ा दिया और ऐसे देखने लगी जैसे पूछ रही हो, तुम्हें भी खाना है? ऐसा करते देख आदित्य ने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी स्नेहा ने तुरंत भुट्टा पीछे खींच लिया, जिससे वह आदित्य के हाथ तक नहीं आ पाया। ऐसा करते ही स्नेहा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके हंसते ही उसके गालों पर पड़ने वाले डिम्पल उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। आदित्य उसकी खूबसूरती में खोसा गया। तभी स्नेहा उसके सामने हाथ हिलाते हुए बोली, कहाँ खो गए? मुझे हॉस्टल छोड़ो, वरना हॉस्टल बंद हो जाएगा। आदित्य अपना मुंह बनाते हुए बोला, हाँ तो मैंने कब मना किया है? तुम्हें ही ये बकवास से भुट्टे खाने थे। ओ हेलो मिस्टर, उन्हें बकवास मत बोलो। और वैसे भी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बेट बेट, यहाँ बंदर कौन है और ये क्या होता है? स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, अरे मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी। ओ हेलो मैडम, मुझे इतनी कम हिंदी भी नहीं आती कि मैं समझ ना सकूं। अभी अभी तुमने मुझे बंदर बोला, यू मीन मंकी, और इस भुट्टे को अदरक। स्नेहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो उस भुट्टे बनाने वाले को बंदर बोल रही थी। मुझे नहीं पता, तुम मुझे अभी सॉरी बोलो, वरना मैं तुम्हें अकेले ही छोड़कर चला जाऊंगा। आदित्य जिद करते हुए बोला, सॉरी, और वो भी तुम्हें? चलो फूटो यहाँ से, मैं नहीं बोलने वाली सॉरी। स्नेहा अपना मुंह बनाते हुए बोली, सोच लो, शाम के 7 बज चुके हैं, 8 बजे तुम्हें हॉस्टल तक पहुंचना है और रास्ता भी खराब है, आगे भूत भी मिल सकते हैं। भूत का नाम सुनते ही स्नेहा पूरी तरह डर, लेकिन फिर भी वह अपने डर पर काबू करते हुए जल्दी से बोली, नहीं भूत भूत कुछ नहीं होते, तुम झूठ बोल रहे हो। आदित्य अपनी बाइक पर बैठते हुए बोला, अगर नहीं होते तो जाओ। सुना है इस रास्ते पर 2 लड़कियों ने एक लड़के को प्यार के जाल में फंसाकर मारा था। तब से उस लड़के का भूत हर शाम को एक लड़की का खून पीता है। इतना सुनते ही स्नेहा जल्दी से आदित्य के पास आई और उसका हाथ पकड़ते हुए जल्दी से बोली, सॉरी सॉरी, मैंने तुम्हें बंदर बोला, अब तुम जल्दी से मुझे हॉस्टल छोड़ दो। ऐसे नहीं, पहले बताओ कि तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ हाँ करूँगी, मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बनाऊंगी, तुम प्लीज़ मुझे हॉस्टल छोड़ दो।
इतना सुनते ही आदित्य के चेहरे पर अपनी जीत की मुस्कान थी। वह जल्दी से बाइक स्टार्ट करते हुए बोला, बैठो। स्नेहा इतनी जल्दी बाइक पर बैठी जैसे उसके पीछे वही भूत हो जो लड़कियों का खून पीता है। इस बार स्नेहा बिल्कुल आदित्य से चिपक कर बैठी थी, क्योंकि इस बार उसे भूत का डर था। स्नेहा को खुद के नजदीक बैठा देख आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बाइक रास्ते में ही थी, तभी स्नेहा कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ होंगी तो वो भूत मेरा खून क्यों नहीं पिएगा? क्योंकि उसे लगेगा कि तुम किसी लड़के को धोखा नहीं दोगी, इसलिए वह तुम्हारा खून नहीं पिएगा। ऐसे ही बातें करते करते स्नेहा का हॉस्टल आ गया, तो स्नेहा बाइक से उतरकर हॉस्टल के अंदर जाने लगी और आदित्य उसे हॉस्टल में जाते हुए ही देखता रहा, इस आस में कि शायद स्नेहा एक बार पलटकर देखे। पर स्नेहा ने एक बार भी नहीं देखा, वह सीधे हॉस्टल के अंदर चली गई। स्नेहा के अंदर जाते ही आदित्य भी अपने फ्लैट की तरफ निकल गया। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।